मैडम एमपी नाउ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। जी मैडम, चालू कैसे हुआ ये सब? कैसे अभिनय की ओर आपका पड़ाव चालू हुआ, बताया मैडम। एक्चुअली देखिए, जो जो मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, उन सबको मेरी यात्रा के बारे में पता है। लेकिन फिर भी हर बार हर इंटरव्यू में कुछ नए दर्शक जुड़ते हैं, तो मैं उनके लिए बताना चाहूंगी कि दरअसल 40 साल हो गए ग्वालियर को छोड़ के, तो और भी ज्यादा साल हो गए। मैंने 80 में ग्वालियर छोड़ा था और मैं एक ब्राह्मण पारंपरिक परिवार से ताल्लुक रखती हूँ। मध्यम वर्गीय परिवार है हमारा। और जब मैंने अपनी यात्रा शुरू की थी, तब बहुत मुश्किल था काम करना, लड़कियों के लिए खास तौर से। और मैंने ब्राह्मण परिवार से हूँ, और हमको सिर्फ इसलिए पढ़ाया जाता था कि अगर लड़कियां पढ़ लेंगी तो अच्छे घर में शादी होगी, लड़का अच्छा मिलेगा। और मैं अपने पिता की 5 बेटियों में सबसे बड़ी बेटी थी। हमारे यहाँ एक युद्ध स्तर पर एक बड़ी कोशिश हो रही थी कि एक बेटा पैदा हो जाए, और हम 5 बेटियां पैदा हो गए। तो मेरा बचपन से सुनना कि मेरे मदर फादर को भी सुनना पड़ता था, मुझे भी सुनना पड़ता था कि बेटा क्यों नहीं है। तो एक आक्रोश मन में था कि बेटी होने का हमने क्या गुनाह किया है बेटी होके, और बेटी होने का कोई वजूद सम्मान क्यों नहीं मिलता। अगर हम बेटियां हो गए, हम अपनी मर्जी से तो नहीं हो गए, तो कुदरत है, बेटा भी होता है, बेटी भी होती है। और मुझे एक मन में विद्रोह जाग रहा था कि अगर हमारे होने का कोई वजूद नहीं, और पापा को मम्मी को जो सुनना पड़ता था, तो मुझे लगता था मैं शादी नहीं करूँ। क्योंकि बार बार ये कहा जाता था, अरे ये करोगी शादी के बाद नाक कटाओगी, अरे ये होगा तो शादी कैसे होगी। तो शादी से मेरी बहुत एक चिढ़ हो गई थी कि मुझे शादी नहीं करना, मैं पढ़ के लिख के डॉक्टर बन के पापा का नाम रोशन करूं, बस एक ख्वाहिश थी। और उन दिनों मैं इतना बात नहीं कर पाती थी, बहुत खामोश थी, थोड़ा घर में दबाया भी जाता था। लड़कियों को आंख उठाने की भी इजाजत नहीं थी। अगर डांट पड़ जाए और आपने आंख उठाई तो कहा जाता था आंख नीची करो। तो बहुत सारी लड़ाइयां थी जो मन के अंदर थी। तो थोड़ा सा लिखने पढ़ने लगी थी, शौक था। मन का पढ़ने को नहीं मिलता था, जो अवेलेबल होता था वो पढ़ते थे। कादम्बिनी आती थी उस समय, सरिता मिलती थी, और बच्चों की जो किताबें होती, और अखबार हुआ करते थे। अखबार में इतवार का एक अलग से अंक होता था, उसमें कुछ कविताएं, कुछ कहानियां होती थी, वो पढ़ते थे। दैनिक भास्कर तब भी था। तो और एक प्रोग्राम आता था रेडियो स्टेशन पे बच्चों का, संडे के संडे, वो हमारे एक अंकल थे, वो ले जाते थे, तो हम वो थोड़ा सा अटेंड करते थे। ये सब करते करते बस यही लड़ाई थी कि नहीं, डॉक्टर बनना है, काम नाम करना है। पापा को थोड़ी राहत मिली, तो मैंने पीएमटी का एग्जाम भी दिया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ग्वालियर वालों को तो शायद पता है, जिनको पता नहीं, मैं ग्वालियर में घोड़ा एक जगह है, घोड़ा नाम है उसका, घोड़ा इंद्रगंज भी बोलते हैं उसको, बट घोड़ा ज्यादा पॉपुलर है। और वहां पे एक स्कूल है, सनातन धर्म मंदिर कन्या स्कूल है, वहां से मैंने अपना, तब 11वीं होती थी, हाई सेकेंडरी मैंने वहां से किया। और ग्वालियर में एक बहुत अच्छा कॉलेज है, केआरजी कॉलेज, वहां से मैंने अपना आगे की पढ़ाई की। तो पीएमटी मेरा फेल हो गया। अब ये हुआ कि अरे बाप रे, अब मैं क्या करूंगी, मैं तो मकसद में कामयाब कैसे होंगी। तभी मेरे गॉड आ गए, और उन्होंने एक रास्ता बना दिया। भोपाल में भारत भवन की नींव रखी गई। मिसेस गांधी, अर्जुन सिंह अशोक वाजपेयी जी, माफ करना गलत नाम लिया मैंने, इन सब बड़ी बड़ी हस्तियां तब मैं नहीं जानती थी। मेरी नजर में मैं इनमें से किसी से भी मेरी पहचान नहीं। बस ये था कि कुछ करना है, निकलना है, लड़ाई बढ़ रही है, अंदर का आंदोलन बढ़ रहा है, आक्रोश बढ़ रहा है। तो बस अंधाधुंध मैंने, वो एक फॉर्म आया था पेपर में, दैनिक भास्कर में शायद निकला था, और मैंने वो फॉर्म भर दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, उसमें जो जानकारी भरी जाती ना, वो तक मेरे पास नहीं। उसमें नाटकों का अनुभव मांगा गया था, ग्रेजुएशन मांगा गया था, 21 साल की उम्र मांगी गई थी, बहुत कुछ ऐसी चीजें थी जो 1% भी मैं पूरी नहीं। और तो और जो फोटो लगाई जाती, फोटो भी नहीं थी, आईडी कार्ड से फोटो चोरी करके मैंने उस पर लगाया था, ब्लैक एंड व्हाइट छोटा सा, भेज दिया। क्योंकि बस गुस्सा था कि कुछ करूं, मैं निकलूं यहां से। और शायद भगवान ने, कहते ना, आप जब
वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना फिल्म में, जब आप शिद्दत से चाहते हो तो कायनात भी आपको मिलाने के लिए, तो वैसा ही कुछ हुआ। मेरे गॉडफादर ने मेरी सुनी और भोपाल रंगमंडल में मेरा सिलेक्शन हो गया। चमत्कार था, मैं बिल्कुल उपयुक्त पात्र नहीं थी। और फिर वीवी कारंत जैसे गुरु मुझे मिल गए, अलकनंदन, वीवी कारंत जी, और उनके सानिध्य में ऑल ओवर वर्ल्ड के जितने बड़े लोगों, 5 साल थे, उसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है भोपाल में। एक रंगमंच की जो नींव रखी गई उस समय, वहां पूरी दुनिया में उस समय सिर्फ चर्चा थी भाग भवन। और मुझे पीटर ब्रुक्स, बैगी जॉन, जॉन मार्टिन, बादल सरकार, रुद्र प्रसाद सेन गुप्तो, बहुत सारे डायरेक्टर्स की नेम है, लिस्ट है। साथ साथ फोक जो मास्टर्स थे वो हिंदुस्तान के, मतलब एक बड़ा काम शुरू हुआ भोपाल में जो मैं जानती नहीं थी, जिसके बारे में ABCD भी, और मैं वो मुझे सीखने को मिल गया। मतलब जिसके बारे में आप सोच भी नहीं रहे, जिसके बारे में आप जानते नहीं हो, इनोसेंटली मैं वो सीखने लगी। वो 5 साल में कह सकती हूँ कि मेरे गॉडफादर ने मुझे वही एक सिखाया। कारण जी ये सब लोग तो थे, और मैंने वहां पर रंगमंच में वो काम किया जो मैं आज तक, जो नए बच्चे हैं आजकल के, वो बात करते हैं कि वो थिएटर कहाँ है, वो थिएटर उतने जोश के साथ अब कहाँ, वो जुनून कहाँ। कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं, बहुत हो रहे हैं। मैं कान पकड़ती हूँ, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, सब काम कर रहे हैं, बट वो जो मैडम बस आपकी बातों से तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि यदि किसी को एक्ट्रेस बनना, तो एक सबसे पहले एक्टर या एक्ट्रेस बनना है तो नाटक और थिएटर सबसे बड़ी सीढ़ी है। बिल्कुल जरूरी है। देखिए सीढ़ी में तो, हाँ सीढ़ी भी कह सकते हैं, क्योंकि हर मंजिल की स्टेप्स होते हैं, आप स्टेप चढ़ के ही जाते हैं बाय। तो अभी क्या मुश्किल है एडी साहब, अभी बहुत सारे लोग कॉल भी करते हैं, जो फैंस में भी होते हैं, नए नए बच्चे होते हैं, मैम हमें गाइड करिए, हम क्या करें, हमें बॉलीवुड में काम करना है, ये करना है। तो थोड़ा मुझे बुरा भी लगता है और थोड़ा दया भी आती है कि एक्चुअली बच्चे हैं, उनको पता नहीं है कि एक गाना आप अच्छा गा लिए या एक डांस कर लिया आपने पिक्चरों में देख के, कुछ स्टेप्स कर लिए। आजकल तो मैडम टिकटॉक चल रहा है, हाँ, 2-3 सेकंड में यहाँ से आ गए, आदमी अपने आप को एक्टर समझने लगा टिकटॉक के वीडियो में। राइट। इनफैक्ट अभी जो रियलिटी शोज बनते हैं, मैं कहती हूँ ये लोग लकी हैं, इनको इतने सारे मंच मिल गए, बहुत सारे लोगों को एक्सपोज करने के लिए एक विंडो मिल गई। लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो एक काम कर लेने से आप मुकाम तक नहीं पहुंच जाते, आप भरपूर नहीं। कहते हैं सोना सोना है, तराशा जाता है, उसको तब तपाया जाता है तब वो सोना बनता है। डायमंड डायमंड है, लेकिन उसको जब तराशा जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। वैसी कलाकार का भी है कि थिएटर एक ऐसी जगह है जहां एक कंप्लीट एजुकेशन, जिसमें आपकी पढ़ाई लिखाई जानकारी नहीं, नाट्य शास्त्र जैसा हमारा शास्त्र, आधे आर्टिस्टों को भी नहीं पता कि हमारा शास्त्र क्या है, हमारा धर्म ग्रंथ क्या है। तो वहां जो डेडिकेशन, वहां जो डिसिप्लिन, वहां जो समर्पण भाव आपके अंदर आता है। जैसे हम जब थिएटर कर रहे थे तो कई बार जो आम दर्शक है वो ऐसे बोलते थे, अरे यार ये भूत है क्या, रात को 1 बजे तक शो कर रहे थे, सवेरे वापस 6 बजे अपने ट्रेनिंग पर वापस हैं। हम सुबह से शाम तक शो रिहर्सल करते थे, पढ़ते थे, एक्सरसाइजेस करते थे, और शाम को 5-5:30 बजे हम प्रदर्शन के लिए तैयार हो जाते थे। खुद मेकअप करते थे, खुद लाइट लगाते थे, खुद सेट लगाते थे, कॉस्ट्यूम, यहाँ तक कि दर्शक दीर्घा में जो कुर्सियां लगाई जाती वो भी हम करते थे। तो उसके बाद तो आपको तपना ही था, उसके बाद तो तैयार होना ही था। तो आजकल के बच्चों को मैं यही बोलती हूँ कि आप ये भूल जाते हो, क्या हमारी लाइन में पढ़ाई जरूरी नहीं है? अरे आजकल के बच्चों को तो ये भी पता नहीं है, जो मैं कहती हूँ, मुझे दुख होता है। हमारे सिनेमा का 100 साल पूरे हो गए, हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, हम जिन्हें भीष्म पितामह कह सकते हैं, उनको नाम तक नहीं पता है। आप साहित्य की बात मत करिए, आप सिनेमा की, सिनेमा में आप आ रहे हो, अब ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा नहीं होता तो आज कलर सिनेमा कहाँ से होता? अगर वो लोग नहीं होते, उनको वो हमें यहाँ तक नहीं लाते, तो जो आज हमने अपनी तरक्की की है वो कहाँ से होती? तो आप सिर्फ ये सीढ़ी मत देखो, आप वो सारी सीढ़ियां देखिए जो हम स्टेप स्टेप चढ़ के 100 साल पूरे करके यहाँ तक आए। तो उन्हें सलाम करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट में कभी भी ये मत कहिए अरे पहले क्या बनाते थे, अरे पहले ऐसा होता था। अरे वो पहले होता था तो हम आज कर पा रहे, राइट? तो ये मैं कहना चाहती हूँ सबसे। मेरे साथ भी वही हुआ कि मुझे शायद मैं मेरी डेस्टिनी को थैंक यू बोलूं, मेरे भगवान को थैंक यू बोलूं, या मैं अपनी समय को थैंक यू बोलूं, व्हाटएवर जो भी था, कि मुझे इनोसेंटली मिला वो सब कुछ। मैंने
प्लान नहीं किया, सोचा नहीं। लेकिन अब जब मैं पीछे देखती हूँ तो मैं आगे आने वाले को तो यही कहूंगी ना कि ये जो जर्नी नहीं होती तो मैं नहीं होती आज यहाँ। वो जर्नी की वजह से मैं यहाँ। मैम आपने तो काफी सारे शो करे हैं, पर इस प्यार को क्या नाम दूं शो में आपको काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली और खुद बहुत ज्यादा आपको फेम मिला उसमें। लोगों ने खूब ज्यादा आपको उस कैरेक्टर को, जो बुआ जी वाला आपका जो कैरेक्टर था, खूब पसंद किया। सनाया रानी के साथ आपकी बॉन्डिंग को खूब पसंद किया गया है। मैडम उसके बारे में कुछ बताएं। इसमें भी एक छोटी सी कहानी है। असल में हर किरदार को पाने में, हर किरदार को करने में पूरी एक मेथड, पूरा एक जर्नी, पूरा एक मेहनत होती है। आपका एक पूरा टाइम होता है। मैं कह सकती हूँ कि कोई भी चीज आपको ऐसे ही मिल जाए, लेकिन आप जो उस पर जो आप ध्यान लगाते हो, उसको जो आप क्राफ्ट करते हो, वो बहुत जरूरी होता है। मेरे साथ इस शो के बारे में यही हुआ। मुझे पता लगा कि 6 महीने से स्क्रीन टेस्ट चल रहे हैं और बुआ जी का रोल फाइनल नहीं हो पा रहा है, और मुझे अचानक बुलाया गया और मैं गई। आई थिंक जैसे ऐसे समझ लीजिए कि 22 तारीख को मैंने लुक टेस्ट किया, 23-24 को मेरे साथ प्रोडक्शन की बातचीत हुई, बाकी टर्म कंडीशंस वो सब तय हुए, और मुझे बताया गया कि 27 से शूटिंग स्टार्ट है। मतलब कुल 5-6 दिन में ये स्थिति थी कि मुझे रोल मिला और रोल से सीधा एक्ट पे जाना है। तो वो जो एक प्लानिंग होती है वैसा कुछ भी नहीं हुआ। नेचुरली मैं गई, नेचुरली एक्ट किया, नेचुरली शुरू हो गया। जब शूट शुरू हुआ तो फर्स्ट डे जो उस सीरियल में, अगर दर्शकों को याद हो, पहले एपिसोड में एक गाना है, वो गाना शूट हुआ। हमारा सेट भी रेडी नहीं था, तो हम एक दूसरे रेडीमेड सेट पर गए, जो बंगले होते हैं बॉम्बे में सेटअप है, वहां हमने शूट किया। तो चैनल पीपल्स वहां पर आए और उन्होंने कहा कि क्योंकि वो एक तैयारी का टाइम होता है, सब लोग मिलके एक कैरेक्टर को पूरा डिजाइन करते हैं, तो मेरा कैरेक्टर भी डिजाइन किया जा रहा था। तो मुझे कहा गया कि आप कुछ तकिया कलाम यूज करिए। तो मैंने कहा क्या? तो राइटर भी थे वहां पर, क्रिएटिव भी थे, तो बोले कुछ ऐसा ले लीजिए, हाय राम, राधे राधे राम, ऐसा के बहुत सारे सजेशंस आए। तो मुझे लगा कि ये तो यूज हुआ है, हे भगवान यूज हुआ, ये एक कॉमन एक वो है कि आप यूज कर लो। ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया कि मैं नंद किशोर यूज करूं। तो उन्होंने कहा हाँ अभी तो बहुत इंटरेस्टिंग है, नंद किशोर डिफरेंट। और जो हमारे राइटर और क्रिएटिव थे उन्होंने कहा इसमें हाय रे लगा दीजिए तो अदा आ जाएगी। मैंने कहा हाँ हाँ और भी अच्छा है। तो हाय रे नंद किशोर ये उस दिन पैदा हो गया। मुझे कुछ नहीं पता। फिर कुछ 4-5 दिन बीत गए, हमने जब सीन शूट किए और फिर टेलीकास्ट भी इमीडिएटली शुरू हो गया था, 6-7 दिन, एक हफ्ते में शुरू हो गया था। और टेलीकास्ट के बाद इमीडिएटली जो पब्लिक के रिएक्शन आए ऑल ओवर वर्ल्ड से, तो वो हाय रे नंद किशोर जब मुझे रिप्लाई मिलने लगा तो मैंने सोचा इसमें क्या है क्या है। ओ माय गॉड, नंद किशोर तेरे पापा का नाम। और उस दिन एडी में बहुत इमोशनली मैंने पापा को कॉल लगाया। पापा आपने बहुत सुना, बचपन से सब क्या कह रहे थे आपको कि आपकी बेटियां हैं, आपका नाम कैसे होगा, कि बेटे नाम रोशन करते हैं। इंडिया का बहुत बड़ा एक वो है कि आज भी ऐसा माना जाता, जबकि मेल फीमेल एक बायोलॉजिकली कुदरत का एक करिश्मा है। बस मुझे लगता है हम इक्वल हैं, ये सब पढ़ा लिखा मानते हैं सब लोग इस चीज को, लेकिन आज भी हालांकि हिंदुस्तान में बहुत जगह ये चीजें हैं कि एजुकेटेड पीपल भी चाहते हैं कि एक बेटा हो उनका। सो मैंने पापा को बोला, पापा आपको कहा था ना आज आपका नाम पूरी दुनिया ले रही है। नंद किशोर मुझे नहीं पता था, ये ऊपर वाले ने न्याय किया कि आपको कहा गया कि आपको नाम नहीं मिलेगा, आज आपका नाम पूरी दुनिया ले रही है। हाय रे नंद किशोर, ये आपको समर्पित है। मेरे पापा बहुत इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा कि थैंक यू। हालांकि पापा हमारे अपनी बेटियों पे बहुत प्राउड करते थे। अब नहीं है वो दुनिया में, पिछले साल वो जुलाई में चले गए हम लोग को छोड़ के। लेकिन मैं कह सकती हूँ कि मेरे पापा इतनी बड़ी विरोधी भीड़ के बीच में अकेले थे, जो अपनी बेटियों पे यकीन कर रहे थे और जो चाहते थे कि उनकी बेटियां पढ़ाने लिखाने के लिए, हर चीज के लिए जो उनके पास कैपेबिलिटी थी, उन्होंने हम लोगों को भरपूर दिया। एंड माई मदर सुपर मॉम, हमने उनको ऐसे देखा कि वो मुंह से नहीं कह पाती थी, एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी, बट जैसे उन्होंने हम लोग को बॉन्ड किया, जैसे हम लोग को हमारे सबकी आपस में बॉन्डिंग क्रिएट की उन्होंने। मैं अपने मदर फादर को हमेशा थैंक्स बोलती हूँ कि सबको ऐसे पेरेंट्स मिले कि जब ये कहें कि कुछ भी नहीं है, उन्होंने सब कुछ दिया।
सो ये, सॉरी मैं भटक गई थोड़ा, मैं इमोशनल हो गई। इस प्यार के नाम की बात हो रही थी, तो अभी यही बोल सकती हूँ, इस प्यार को क्या नाम दूं कि जितनी बात करनी है, 9 साल हो गए, हर दर्शक ने अपनी अपनी बात की है, हर दर्शक की इस प्यार के साथ एक बॉन्डिंग है। हम कलाकारों की तो छोड़ दीजिए, क्योंकि कलाकारों की तो सबसे पहले हुई, फिर वो बॉन्डिंग ऐसे पूरी दुनिया में फैल गई। आज कल 6 जून था, हमारी 9वीं एनिवर्सरी थी कल, और पूरी दुनिया से भर भर के, आपको पता है मेरे फैंस में तुर्की फैंस, अरबी फैंस, रशियन फैंस, मुझे पता भी नहीं होता वो क्या लिख रहे हैं उनकी भाषा में। मुझे वो ट्रांसलेट जो आता है वो दबा के देखना पड़ता है कि इसका मतलब क्या लिखा उन्होंने। अभी क्या बोलोगे आप, क्या कहोगे आप? ये प्यार ही तो है जिसका कोई नाम नहीं। वो शो, उनको हमारी भाषा अलग है, उसके बाद भी वो शो डब होके देखा गया। कोई मुझे मधुमती नहीं कहता, मधुमती, कुछ लोग अलग अलग एक रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन भी होते हैं, बट वो प्यार करते हैं। सनाया के बारे में मैं ये बोलूं, सनाया एक्चुअली वेस्टर्न कल्चर से आती है, उसके लिए शायद बहुत टफ रहा होगा, क्योंकि मेरे लिए जो आसान था वो उसके लिए टफ था। मेरे लिए आसान ये था कि मेरी बर्थ कानपुर में हुई, और वो एक अवधी लैंग्वेज वहां बोली जाती है, और इस शो में अवधी लैंग्वेज ही थी। तो मेरे पास जो मेरी मेमोरी थी, जो याद थी, जो मैं बचपन से सुनती चली आ रही थी, वो सब मैंने यूज किया इस शो में, और वही प्लस भी हो गया। और सनाया का ये था कि उसको वो सब मेहनत करनी पड़ी, तो मैं कह सकती हूँ उसके लिए कितना, ये रोल को बनाना, आज उसको तारीफ मिल रही है, लोग प्यार कर रहे हैं, तो वो उसकी मेहनत का फल है। और हमारी शो पे बॉन्डिंग ये थी कि मैं, जैसे हम सबके मेकअप रूम जनरली अलग अलग होते हैं, सब अपने अपने मेकअप रूम में रहते हैं, काम करते हैं, फिर चले जाते हैं। सनाया का रूम बहुत दूर था मेरे मेकअप रूम से, और सेट करीब था। मुझे चूंकि उम्र के हिसाब से कह लो या थोड़ा सीनियर मान के, थोड़ा सेट के पास वाला रूम दिया गया था। तो शाम के 4 बजे, मेरे 4 से 5 के बीच में मैं एक भेल बनाती थी, जो अपने लिए बनाती थी, और जो मेरे रूम में 4-5 लोग होंगे या जो आसपास होंगे उनके लिए इतना बना। वो एक दिन उसको पता लगा कि इस रूम में कोई, क्योंकि पहले 1 आया, फिर 2 आए, फिर सबको स्वाद लगता है, तो संख्या बढ़ती गई। तो एक दिन उसने देखा कि हर कोई आके बुआ जी के रूम में क्यों चला जाता है, हर कोई इस टाइम में रूम में क्यों जाते हैं। तो वो चेक करने रूम में आई, तो देखा तो वहां भेल खबरी है। बोले ये क्या बात है, मुझे भी खाना है। मैंने कहा स्पाइसी होगा, अब होता है ना भाई, लीड है तो मेंटेन भी करना होता है ना, खाने का एक पैटर्न है, चटर पटर है ये। मैंने कहा लो भाई खाओ, तुम भी टेस्ट करो। उसने खाया, और सिर्फ खाया ही नहीं, उसने रूम के बाहर ऐसे लेके गई, थोड़ा 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 जो क्रू था हमारा उसको टेस्ट करा दिया। तो सबको पता लग गया कि भाई इनके रूम में एक चीज बनती है सीक्रेटली, जो ये लोग खाते हैं, हमको भी खाना है। वो जो इतना था, वो इतना हुआ, इतना हुआ, इतना हुआ, कैन यू बिलीव, पूरे सेट के लिए मेरे कमरे में भेलपूरी बनती थी। और बिकॉज सनाया, और सनाया के साथ जो उसने बढ़ के जो रिलेशन बनाया, वो रिलेशन की वजह से सनका देवी, तितलिया, माता रानी, मतलब 50 चीजें थी। मैं अगर उसको मार भी देती थी ना लड़की को, तो उसने कभी उस चीज को ऑफ स्क्रीन कंप्लेन नहीं की किसी भी चीज के बारे में। और शुरू में हम जिस सेट पे काम कर रहे थे, तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ, सनाया की तारीफ तो मैं क्या करूं, सब जानते हैं। मेरे सेट पे सभी, इस प्यार के सेट पे हम 11 मेन आर्टिस्ट थे, 11 की 11 की जो हमारी बॉन्डिंग थी, एंड एवरीबडी लाइक, मैं कह सकती हूँ उस शो में हर किरदार अपना किरदार में नहीं, वो किरदार बन गए। सबका इतना डेडिकेशन था सब कि अगर मेरा वो भाई जो था बबुआ, शशि बबुआ, या गरिमा, या पयलिया, या तितलिया, या अर्नव रायजादा, उसको मैं हमेशा बोलती थी लार्ड गवर्नर। तो ये सब इस वजह से बन पाए क्योंकि हमारी आपस में बॉन्डिंग, हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। वी आर गुड ह्यूमन बीइंग। और मुझे लगता है जब आप परफॉर्मेंस करते हैं कि अच्छे आर्टिस्ट होने से पहले गुड ह्यूमन बीइंग, अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। तो इस प्यार को क्या नाम दूं का ये एक उपलब्धि थी। जितने भी लोग थे, हमारा प्रोडक्शन हाउस, हमारा क्रू, हमारी कास्ट, सभी बहुत गुड ह्यूमन बीइंग के कैटेगरी में आते थे, इसलिए सब कुछ मिरेकल हो गया, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। मैडम मैं आपसे समय ज्यादा नहीं लूंगा,
पेड वुमेन फाउंडेशन की हम ब्रांड एम्बेसडर है, तो कैसे कार्य करती है ये संस्था, क्या कार्य करती है? पैड वुमेन, पहला तो टाइटल आप ध्यान से देखिए, पैड वुमेन, ये एक ऐसा टाइटल है कि शायद बहुत लोग बोलना भी नहीं, मतलब एक आज भी आप जाते हैं, अगर मैं ग्वालियर आऊं, अगर मैं मुरैना की तरफ जाऊं या भिंड की तरफ जाऊं, तो पैड शब्द नहीं बोलते। आज भी अगर महिला को महामारी आई है तो वो किसी को बोलेगी सीक्रेटली, वो अखबार में लपेट के दुकान वाला देगा और लेकर आए। वो एक शर्म, एक वो लिहाज, ये सब चीजें ऐसी उसके साथ लगा के रखी। मेरे खुद के साथ भी हुआ था। मेरी माँ ने जब पहली बार में महामारी से हुई थी तो उन्होंने कहा था चिड़िया भी नहीं जानने पाए। हमारे बच्चे आज तक उस चीज को हंसते हैं, लेकिन मैं वही चीज कह रही हूँ, मेरी इसी बात की वजह से शायद मैं पैड वुमन, जब मेरे सामने संस्था आई और जब उसका काम के बारे में मैंने जाना, उन्होंने मुझे इनवाइट किया अपने यहाँ, तो पहले तो मैं कलाकार बन के ही गई थी। जो एक प्रचलन है कि किसी आप पर्सनैलिटी को बुलाइए, कुछ काम में शामिल हुई है, तो मैं वैसे ही गई थी। पर जब मैं उनके काम को मैंने करीब से देखा, आप यकीन करेंगे, जब पहली बार मैं गई, ग्वालियर से कुछ 30 किलोमीटर पर कोई एक गांव था, वहां पर आज भी कोई सड़क नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। और हम लोग जब वहां पहुंचे थे तो उन लोगों ने कुछ झाड़ियां हटा के रास्ता बनाया था, और बारिश हो रही थी तो लिटरली वो डंडे, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, उसके वीडियोस मेरे उस पर जाके लोग देख सकते हैं, मैंने डाले हैं। डंडे को सटा सटा के हम लोग वहां तक पहुंचे थे, आदिवासी औरतों के पास। वो लोग प्लास्टिक की थैलियां सर पे रख के खड़े हुए थे हमको सुनने के लिए कि हम लोग आए हैं उनके लिए। उसमें 4 गर्भवती औरतें भी थी। हमने जब उनसे ये जानना चाहा कि आपके पास कोई सरकारी मदद या कोई ऐसी चीज है, उनको पता भी नहीं था उसके बारे में। तो मैंने एक चीज जानी, हम लोग मेट्रोज में रहते हैं, हम लोग न्यूज चैनल देखते हैं, वो कहाँ से न्यूज देखेंगे, कहाँ से अखबार पढ़ेंगे, वहां तो कोई लाइट ही नहीं है, उनको कहाँ से मालूम पड़ेगा। तो ये ऐसी चीजें थी। हालांकि एनजीओ के साथ मैं ग्वालियर में और भी एनजीओ से जुड़ी रही, एक नीडम करके है, वहां पे अनिल भैया, सुनीता दीदी थी, दीदी चली गई हैं, मैं आज भी अनिल भैया से जाके मिलती हूँ। नीडम बहुत अच्छा काम कर रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है वहां जाके। फिर एक और था स्नेहालय, हालांकि वो अब बदल चुका है। पहले जब मैं मिली थी तो बहुत अच्छे काम कर रहे थे। बाद के सालों में मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जनरली लोग धीरे धीरे, मतलब एक लांछन भी लगता है, आरोप भी लगता है एनजीओ पे कि वो लोग भटक जाते हैं अपने रास्तों से, या फिर जैसे मुझे भी कई लोग करने क्लेम करते हैं, शिकायत करते हैं। जब मैं किसी से कहती हूँ कि हेल्प करो तो वो 4 क्वेश्चन करते हैं कि क्या काम करे। तो मैं समझ सकती हूँ कि आंसर देने जरूरी है, बिकॉज हमारे एनजीओ के नाम पे बहुत सारे फ्रॉड एनजीओ भी बन गए हैं जो काम कम करते हैं, उनके लिए वो एक पेशा, पैसा उगाने का एक साधन है या जो भी है, पता मुझे उस सब से नहीं मतलब है। मुझे पैड वुमेन की आपने बात करी, तो पैड वुमेन से यही हुआ कि जब मैं जुड़ी, जब मैंने देखा उनका डेडिकेशन, और मैं तो सिर्फ बोलती हूँ, वो लोग जो औरतें वहां हैं, जो औरतें काम कर रही हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, वो औरतें तो ना एक्टर हैं, वो औरतें तो ना कोई बड़े बड़े पेशे में काम कर रही हैं, उन और गृहिणियां हैं जो घर में खाना बनाती है, बच्चे पालती है, बट वो आ गई है। और वो आ गई है नहीं, वो काम कर रही है। आप उनका डेडिकेशन देखिए, वो जाती है गांव गांव काम करने जाती है। उस वजह से मैंने फिर उनके साथ काम करने का जो मेरा इच्छा थी उसको मैंने स्वीकार किया, और मैंने गांव भी उन्होंने अपना अडॉप्ट किए। क्योंकि आप, मुझे हैरानी हुई, एक गांव 5,000 रुपए में पूरा साल उन औरतों को पैड की सुविधा मुहैया कराता है। ये औरतें जाके उनको बताती है कि ये एक कर्म, ये एक जो हमारा कुदरतन जो हमारा भाव है, हम माँ बनते हैं, हम जननी बनते हैं, हम इस कुदरत को, इस दुनिया को आगे ले जाते हैं। तो इस पर तो प्राउड होना चाहिए। किस चीज की शर्म है, किस चीज का आपको अफसोस करवाया जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है कि आप छुप जाइए, आप बताइए। आपको अपनी अवेयरनेस के लिए आपको बहुत जागरूक होना चाहिए। अपनी जो हमारी बॉडी है, हमारी जो अधिकार है हमारे बॉडी की, वो सब हमें मिलने चाहिए। तो अब आप यकीन करेंगे, इतने सारे गांव हैं, उस 5,000 रुपए की, अभी आपके और हमारे जैसे लोग, हम कह सकते हैं हम महीने में 4 बार बच्चों को बाहर ले जाते हैं, कम से कम 10-12 हजार बॉम्बे और दिल्ली जैसे शहरों में हमारा बिल होता है। 5,000 रुपए क्या होता है? होता है, बहुत होता है। अभी पैड वुमेन के लिए बहुत बड़ी बात है। जिन औरतों को हम 4 महीने फ्री में देते हैं, जिन औरतों में वो बात कर रही थी कि जिन औरतों को हम 4 महीने फ्री में देते हैं पैड, और फिर उसके बाद सिर्फ 10 रुपए
₹10 में 1 महीने के पैड देते हैं। उन औरतों को ₹10 के लिए भी सोचना पड़ता है। हम जाके उनको जब पैड दे रहे थे तभी हमको लगा कि इनको और भी चीजें बतानी चाहिए, तो फिर हमने उनको जागरूक करना शुरू किया। उनकी जो वो कर सकती हैं, कुछ छोटे मोटे बिजनेस भी लोगों ने, कुछ औरतों ने बोला कि हम कुछ करना चाहते हैं, तो उनको हमने सिलाई मशीन या इस तरह की चीजों के बारे में बताना शुरू किया, उनकी मदद करना शुरू किया। आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे काम की चर्चा इतनी हुई, लोगों को इतना अच्छा लगा, हम बीकानेर बॉर्डर पर बुलाए गए, इनवाइट किए गए, और हमारे लिए भी बड़ी बात थी कि हम वहां गए, वहां के लोगों से कनेक्ट किया और पैड वुमेन को हम वहां तक पहुंचा कर आए। अब वहां की लड़कियां हमारे साथ वो काम को आगे बढ़ा रही है, काम कर रही है। सो रियली पैड वुमेन को मैं हमेशा सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि मैं तो सिर्फ बोलती हूँ उनके लिए, मैं सिर्फ बात करती हूँ या उनको सलाह देती हूँ, बट एक्चुअली सैनिक है वो लोग लड़ रहे हैं। वो लोग, आपको पता है हमारे पास कोई फंड नहीं है गवर्नमेंट का, हम अपने फंड से काम करते हैं, अपने पैसों से काम करते हैं, अपनी शर्तों पे काम करते हैं। सो सैल्यूट पैड वुमेन। जी मैडम, मैं बोल रहा था समय बहुत हो चुका है, मेरे पास सवाल तो बहुत थे, पर अब मैं लास्टली सवाल आपसे पूछूंगा। जैसे कोरोना लॉकडाउन की वजह से टेलीविजन फिल्म इंडस्ट्री को काफी प्रभावित हुई है। आप भी सोशल मीडिया के जरिए से आप इन लोगों की आवाज, जो टीवी एक्ट्रेस है, लो यानी फील्ड में जो बहुत छोटा काम करते हैं, डेली बेसिस में काम करते हैं, उनके लिए आपने भी बहुत आवाज उठाई है, उसके बारे में आप बताइए। मैं, देखिए, एक तो आपने कहा ना टाइम बहुत कम है, एक्चुअली जो हम सवाल कर रहे हैं ना, ये अपने आप में एक बड़ी चर्चा है। तो लॉकडाउन तो ठीक है, लॉकडाउन के बारे में बहुत लोगों ने बात की, बहुत सारी चीजें, वीडियोस डाले, सॉन्ग्स बनाए, लेकिन मैं जो सवाल आपने कहा, इस सवाल पे अगर चर्चा करने जाएंगे तो इंडस्ट्री के 100 साल देखने पड़ेंगे। तब लड़ाई बहुत साल से पहले तो काम हो रहा था, फिर ये सवाल उठा कि भाई इंडस्ट्री के लिए कुछ रूल्स बनाए जाए, कुछ एसोसिएशंस बनाए जाए जो कलाकारों के हित में बात करें, उनके सपोर्ट में खड़े हो। फिर वो सब भी हुआ, फिर उसके साथ और सारी चीजें शुरू हुई। आपको पता है हम देश को सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, मनोरंजन इंडस्ट्री, हम इंडस्ट्री कहलाते हैं, लेकिन हमारी इंडस्ट्री वाली पहचान नहीं है। हमको कोई बैंक से लोन नहीं मिलता था, क्योंकि ये बिजनेस नहीं माना जाता है, हम फ्रीलांस हैं। आज जब देश में लॉकडाउन के समय में, मतलब शिकायत नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ध्यान दिला रही हूँ आपका इस बात की तरफ कि देखिए ये स्थिति पैदा हुई कि मजदूर, हम भी मजदूर हैं। आप देखिए हमारी कंडीशन सेम है। अब पूरी इंडस्ट्री पर डे पे काम करती है, एवरी डे। हम लोग रोज जो काम करते हैं उसका एक दिन का मेहनताना होता है। तो जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, जो स्टार हैं, वो सब तो ठीक है। फिर जो आपने कहा कि 1 डे आर्टिस्ट, 2 डे आर्टिस्ट, छोटे छोटे आर्टिस्ट, फिर जो लाइट मैन, स्पॉट दादा, मेकअप दादा, हेयर दादा, पूरा एक 50, 60, 80 लोगों की, 100 लोगों की टीम होती है। वो लोग पर डे पे काम करते हैं। जब लॉकडाउन शुरू हुआ किसी को नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी महामारी की वजह से हम इतने ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, सिस्टम से इतना बाहर चले जाएंगे। लेकिन जब हो गया तो वही होता ना, जान है तो जहान है। तो सबने ही सोचा जान है, हर कोई अपनी जान के बारे में परवाह कर रहा था, बट जान के साथ पेट का क्या होगा। आधे से ज्यादा मुंबई में आर्टिस्ट जो है घर नहीं है उनके पास, वो पीजी रहते हैं, किराए से रहते हैं, जिनके परिवार हैं, मतलब वो जो महीने में 5 दिन शूटिंग करते हैं वो महीना भर खाते हैं। आप इमेजिन करिए 4 महीने उन्होंने, 3 महीने सॉरी, क्या खाया होगा। उसके पहले से भी 4 महीना इसलिए बोल रही हूँ कि ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आज आप इंडस्ट्री खुली है तो आज उनके पास काम है। तो ये सब हुआ, मजदूरों के बारे में सोचा गया, उनके बारे में बोला गया, बिल्कुल बोलना चाहिए, वो लोगों को जरूरत है, वो लोग लाचार थे। लेकिन तभी ख्याल आया, क्योंकि हम लोगों का भी ये हुआ कि हमने खुद से उनको राशन पहुंचाया, खुद से लोगों ने मिलकर उनको हेल्प पहुंचाई। सोनू सूद को देखिए, उन्होंने गाड़ियां लगाई, और बहुत सारे, कुछ अक्षय कुमार जी हैं, सलमान खान हैं, इन लोगों ने कुछ पैसे भी दिए एसोसिएशन को। बट कितना मिल जाएगा, कितना आर्टिस्ट को, कितना गवर्नमेंट की तरफ से हमारी कोई सेफ्टी नहीं है, ना हमारा कोई इंश्योरेंस है, ना हमारे लिए